हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे न्यूमोनिया के बारे में, कॉर पल्मोनेल के बारे में, ओके। देन हम सीखेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, ओके। क्लास को ध्यान से देखते रहिए। जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वही हम सारे पॉइंट क्लियर करेंगे और इसके आगे आपको कुछ भी नहीं आ सकता। बस क्लास को ध्यान से सुनिए, क्लास एकदम अच्छे से सुनिए, नोटबुक हाथ में रखिए, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बताता हूं इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करना बहुत जरूरी होगा, ओके। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं न्यूमोनिया के साथ, ओके। व्हाट इज न्यूमोनिया? अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए न्यूमोनिया की, अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो न्यूमोनिया इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। क्या हो सकती है डेफिनेशन? इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा, लंग पैरेन्काइमा, ओके। क्या कहते हैं न्यूमोनिया को? इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि न्यूमोनिया इज डिफाइंड एज, ओके। तो आपको बताना पड़ेगा इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा, ओके। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूमोनिया, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, टाइप्स ऑफ न्यूमोनिया। कौन से टाइप्स है न्यूमोनिया के? तो न्यूमोनिया के हमारे बेसिकली 3 टाइप के न्यूमोनिया होते हैं, ओके। नंबर 1 होता है ब्रोंकायल न्यूमोनिया, ब्रोंकायल न्यूमोनिया नंबर 1। नंबर 2 में है हमारा लोबार न्यूमोनिया, लोबार न्यूमोनिया। और थर्ड नंबर पे है हमारा लोब्यूलर न्यूमोनिया, लोब्यूलर न्यूमोनिया, ओके। ये 3 प्रकार कैसे बने हैं? ये 3 प्रकार के न्यूमोनिया, ओके। ब्रोंकायल न्यूमोनिया का मतलब क्या? जो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकस के अंदर न्यूमोनिया भरा होगा, जो लार्ज पाइप है आपकी लंग्स का, ये तो बेसिकली सबको पता होगा। और नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लास में हमने बता दिया है। नो, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकायल न्यूमोनिया। लार्ज विंड पाइप के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकायल न्यूमोनिया। वेरियस लोबार किसको कहेंगे? आप सभी को पता है राइट साइड के लंग में कितने लोब होते हैं, लेफ्ट साइड के लंग में कितने लोब होते हैं भाई? क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। राइट साइड में कितने लोब है, लेफ्ट साइड में कितने लोब है? कमेंट कर देंगे सब लोग, ओके। लोब्यूलर न्यूमोनिया किसको कहते हैं? जो न्यूमोनिया सेगमेंट के अंदर होता है। अब आपको पता है 2 लोब एक साइड, 2 लोब अनदर साइड, ओके। उन लोब के अंदर 10 सेगमेंट है। जैसे राइट साइड में 10 सेगमेंट, लेफ्ट साइड में 10 सेगमेंट। तो इन सेगमेंट के अंदर अगर न्यूमोनिया होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज लोब्यूलर न्यूमोनिया, ओके। क्लियर है सभी को? 3 टाइप ऑफ न्यूमोनिया। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ न्यूमोनिया। क्या क्या कारण हो सकते हैं, ओके। तो पहला कारण लिख लीजिए सब लोग, बैक्टीरियल कॉज। बैक्टीरियल कॉज, आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 प्रकार के बैक्टीरियल कॉजेस होते हैं न्यूमोनिया के। एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया और दूसरा होता है आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया, ओके। लेकिन यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी बैक्टीरिया अगर कम्युनिटी के अंदर है तो आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इज द मोस्ट कॉमन कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया बैक्टीरिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लेंगे, कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरिया कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ओके। जो कि आपको 60% केसेस में देखने को मिलता है। नाउ अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया की बात आती है, मतलब पेशेंट, जिसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को और क्या कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। जो इन्फेक्शन पेशेंट एडमिट होने के बाद आफ्टर 48 आवर्स जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या कहते हैं उसको? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ओके। तो अब आपको पूछा जाता है मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में, ओके। न्यूमोनिया जो कॉज करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? सीडोमोनास। क्या आंसर होगा आपका? सीडोमोनास।
ओके, इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे बच्चों, डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से बनता है। ओके, सीडोमोनास इज द मोस्ट कॉमन कम्युनिटी हॉस्पिटल एक्वायर्ड बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस द न्यूमोनिया इन द हॉस्पिटल एक्वायर्ड पेशेंट्स। ओके, नाउ अगर आपको न्यूमोनिया के बारे में पूछा जाता है तो न्यूमोनिया इज द सेकंड मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। सेकंड मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है न्यूमोनिया। फर्स्ट कौन सा है? फिर फर्स्ट कौन सा है? HAI। फर्स्ट HAI कौन सा है? कमेंट कर दो किसी को पता है तो। अगर फर्स्ट HAI आपको पूछा जाए तो ई कोलाई का जो इन्फेक्शन है, ई कोलाई का जो कि मोस्टली कॉजेस करता है आपका कॉटी इन्फेक्शन, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को जो कॉज करने वाला मोस्टली बैक्टीरिया है, दैट इज ई कोलाई एंड व्हिच इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ओके, यहां से आपके 2-3 MCQ फिर से क्लियर हो जाते हैं। नाउ समझ लेते हैं, अभी हमने देखे बैक्टीरियल कॉजेस, दूसरा हेडिंग डाल के आप लिख लोगे वायरल कॉजेस। वायरल कौन से वायरस, और आपको वायरस का नाम मेनली एक पूछा जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में, इसके बारे में हम अलग से सीखेंगे। ओके, नाउ थर्ड कॉज लिख लीजिए। थर्ड कॉज क्या हो सकता है न्यूमोनिया के लिए? फंगल कॉजेस। फंगल, आपको यहां से डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? कौन सा फंगस न्यूमोनिया के लिए मोस्टली कॉज करता है? ओके, फंगस अगर आपको पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस। फोर्थ लिख लीजिए केमिकल कॉजेस। कोई केमिकल एजेंट, फॉर एग्जांपल केरोसिन। केरोसिन जो है यह आपका न्यूमोनिया का कॉज कर सकता है, केरोसिन पॉइजनिंग के अंदर। ओके, जिस पेशेंट के अंदर केरोसिन पॉइजनिंग हो रखा है उन पेशेंट में न्यूमोनिया होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ वन एस्पिरेशन न्यूमोनिया। एस्पिरेशन न्यूमोनिया किस एज के ग्रुप में? जो बच्चे, चाहे चिल्ड्रन में भी मोस्टली इन्फेंट के अंदर ये जो है एस्पिरेशन न्यूमोनिया देखने को हमें ज्यादा मिलता है। ओके, सिक्स्थ कॉजेस आप दे सकते हो PCP, पॉलीसिस्टिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेंगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेंगे। PCP किसको कहते हैं? फुल फॉर्म लिख लीजिए, पॉलीसिस्टिक जोरोवेसी। पॉलीसिस्टिक जेरोवेसी न्यूमोनिया। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस न्यूमोनिया मोस्टली फाउंड इन एड्स पेशेंट। एड्स पेशेंट के अंदर यह आपको PCP टाइप का न्यूमोनिया देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूं। ओके, जब भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट 1 मार्क के लिए आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे न्यूमोनिया के लिए? ओके, तो फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख लीजिए। फर्स्ट जो होता है आपका फीवर, क्योंकि न्यूमोनिया क्या है? एक टाइप का इन्फ्लेमेशन है और इन्फ्लेमेशन के 5 साइन पूछे जाते हैं। ओके, 5 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन लिख लेंगे सब लोग लिख लेंगे 5 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। क्या क्या है? फीवर, रेडनेस, पेन, ओके, पेन, स्वेलिंग एंड फंक्शुओलिसा। ओके, ये 5 साइन आपको इन्फ्लेमेशन के पूछे जा सकते हैं। ओके, कई बार इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, 5 साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फीवर हो गया, फर्स्ट साइन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्निया। क्यों होगा? बिकॉज इन्फ्लेमेशन के द्वारा हमारी कैसे प्रोसेस होती है वो भी हम समझ लेते हैं। जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होगा तो हमारी मास्ट सेल जो है एक्टिवेट हो जाएगी। मास्ट सेल क्या करेगी? म्यूसिन का सिक्रेशन करेगी, हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइनेज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करेगी।
जब ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज हो जाते हैं तो क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म और म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है। दैट इज व्हाई पेशेंट विल फील द डिस्निया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख लेंगे, चेस्ट रिट्रैक्शन। चेस्ट रिट्रैक्शन जो कि आपको मोस्टली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है और ये आपका इंपॉर्टेंट साइन है आप रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का, सांस कम आ रही है, दिस इज द फर्स्ट साइन यू कैन सी इन द अंडर 5 चिल्ड्रन। अंडर 5 चिल्ड्रन के अंदर आपको चेस्ट रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट लिख लीजिए नेजल फ्लेरिंग। नेजल फ्लेरिंग्स के बारे में सबको पता होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट साइनोसिस। नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेंगे, रस्टी कफ। कफ कैसा होता है, रस्टी कफ। ओके, जस्ट रस्टी कफ होता है जो कि आपका प्रोडक्टिव होता है। ओके, प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव का मतलब क्या, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, कफ प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिव कफ। क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्टिव कफ। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है न्यूमोनिया का। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है न्यूमोनिया का, तो आपका आंसर होगा स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी। स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी कंफर्मेटिव डायग्नोसिस फॉर द न्यूमोनिया। ओके, नाउ नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या कर सकते हैं, सीबीसी के अंदर आपको जो डब्ल्यूबीसी है वो बढ़े हुए मिलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। ओके, नाउ जब पेशेंट का अस्कल्टेशन करते हैं तो कौन से साउंड आपको देखने को मिलेंगे, सारे जो अस्कल्टेशन के साउंड है। मैंने अस्थमा की लेक्चर जो आपके YouTube चैनल पर अवेलेबल है, मैंने अस्थमा की लेक्चर में सारे जो एब्नॉर्मल ब्रोंकाइल साउंड है उसके बारे में मैंने एक्चुअल साउंड सुना रखे हैं। ओके, तो अगर आपको एक्चुअल लंग साउंड सुनने हैं, एब्नॉर्मल एक्चुअल लंग साउंड, आप वो उस अस्थमा लेक्चर से सुन सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट समझ लीजिए, अस्कल्टेशन के दौरान आपको क्या मिलेगा, क्रेपिटेशन, क्रैकल एंड रोंकाई मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा, क्रेपिटेशन। ओके, क्रेपिटेशन, क्रैकल्स एंड रोंकाई आपको देखने को मिलती है। ओके, ये 3 आपको इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। ओके, निमोनिया के दौरान इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने अस्थमा की लेक्चर में दे रखी है। ओके, नाउ स्पुटम कल्चर, दिस इज द कंफर्मेटिव टेस्ट। तो स्पुटम कैसे होगा, स्पुटम कैसा होगा पेशेंट के अंदर, हमने बोला था रस्टी स्पुटम होगा। ओके, रस्टी स्पुटम होगा। नाउ और हम एक इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाते हैं सारे पेशेंट के अंदर, एक्सरे। और एक्सरे के अंदर आपको क्या दिखेगा, कंसोलिडेशन आपको एक्सरे के अंदर देखने को मिलता है, कंसोलिडेशन। ओके, कंसोलिडेशन एंड आपको व्हाइट पैचेस देखने को मिलेंगे, क्लियर है सभी को, क्लियर है यहां तक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, ये था आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया। ओके, तो मैनेजमेंट में आपको बताया था जो पेशेंट पीसीपी वाले हैं उन पेशेंट के अंदर आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है। जो पेशेंट पीसीपी का है उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपको पूछा जाता है और ड्रग ऑफ चॉइस होगा आपका क्लिंडामाइसिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका, जो पेशेंट पीसीपी का है उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, क्लिंडामाइसिन। अगर पेशेंट एस्परगिलोसिस के साथ है तो इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, सब आंसर लिख लेंगे, एम्फोटेरिसिन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों आपके नर्सिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पेशेंट के अंदर मैनेजमेंट में क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे।
ओके, नेक्स्ट हम पेशेंट को नेबुलाइजेशन करेंगे। नेबुलाइजेशन करेंगे, क्यों करेंगे नेबुलाइजेशन? बिकॉज हमें पता है पेशेंट के अंदर प्रोडक्टिव कफ जमा हो रहा है। अगर पेशेंट के अंदर प्रोडक्टिव कफ जमा हो रहा है तो नेबुलाइज करेंगे। नेबुलाइज से क्या होगा? क्या होगा नेबुलाइजेशन से? ये जो कफ है, थिक कफ है, उसका थीनिंग हो जाएगा। थीनिंग हो जाएगा, कफ लूज हो जाएगा, और जैसे ही कफ लूज होगा हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वह बाहर निकाला जाएगा। दैट इज द प्रिंसिपल फॉर द नेबुलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट समझ लेंगे, अगर पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, ऑक्सीजन देंगे, हम ऑक्सीजन देंगे। सारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स की ही हम मैनेजमेंट करते हैं। ओके, नाउ समझ लीजिए, हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है सीपीटी के बारे में, चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में। ओके, चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो कब देनी है आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी? कमेंट कर देंगे सब लोग, कमेंट कर दो कब देनी है आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा 1 आवर आफ्टर फूड, 1 आवर आफ्टर फूड, या फिर 2 to 3 आवर, नॉट सॉरी 1 आवर बिफोर फूड, 1 आवर बिफोर फूड और 2 to 3 आवर्स आफ्टर फूड, 2 to 3 आवर्स आफ्टर फूड। ओके, क्लियर है? कब देनी है आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी? ये क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इतनी क्रीम आपको कोई नहीं दे सकता। ओके, कम से कम में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को बस रट लो, इसके बाद आपको कुछ नहीं आ सकता, इसके बाद नहीं आ सकता, क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट कवर कर रहा हूं। ओके, और आपके जो भी क्वेश्चंस है, जब भी आप क्लास देख रहे हो, क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, नेक्स्ट नया डिसऑर्डर सीखेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, अस्थमा के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो सब लोग। ओके, निमोनिया का लेक्चर खत्म होता है यहीं पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपको। ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। नाउ अस्थमा का हेडिंग डालो, डेफिनेशन पहले देखते हैं, डेफिनेशन क्या होगी अस्थमा की? क्या होगी डेफिनेशन? कमेंट कर दीजिए, क्या होगी डेफिनेशन अस्थमा की? ओके, जब भी आपको अस्थमा की डेफिनेशन पूछी जाती है, 3 वर्ड याद रखने हैं, इट इज रिवर्सिबल, it is spasmodic, it is episodic। ओके, 3 वर्ड याद रखने हैं आपको, 3 वर्ड याद रखने हैं। क्या है? रिवर्सिबल, स्पैज्मोडिक और एपिसोडिक ब्रोंकोस्पाज्म। 3 वर्ड जब भी आपको डेफिनेशन में देखने को मिलेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, एपिसोडिक, रिवर्सिबल, स्पैज्मोडिक, ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म का मीनिंग क्या है? ये हमारी ब्रोंकस है, ये नैरो हो जाएंगी। यहां पे देख लीजिए, ये आपकी ब्रोंकस है, ओके, अगर इसके अंदर स्पैज्म क्रिएट हो गया तो ये ब्रोंकस आपकी नैरो हो जाएगी। अगर ये ब्रोंकस नैरो होती है तो एयर ट्रैवल करने के लिए, एयर इन एंड आउट ट्रैवल करने के लिए पेशेंट को जगह नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन में, दिस इज एन एक्यूट कंडीशन, कोई भी एलर्जन के कांटेक्ट में पेशेंट आता है, एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा पेशेंट को देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि बिकॉज ऑफ अस्थमा के अंदर आप सभी को पता है कौन सी इम्यूनिटी काम करती है, कमेंट कर देंगे सब लोग, कौन सी इम्यूनिटी अस्थमा के अंदर काम करती है। ओके, तो आपका आंसर होगा आईजीई, जो हमारी इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबिन्स, आईजीई आपका अस्थमा की अटैक में काम करता है। ओके, नाउ समझ लेते हैं इसके कॉजेस। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, कॉजेस ऑफ अस्थमा। ओके, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? सब लोग कॉजेस लिख लेंगे, या तो डस्ट से, या तो ह्यूमिडिटी से।
ह्यूमिडिटी से, हाई ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में पेशेंट को अस्थमा अटैक आ सकता है। ओके, अगर टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर अगर कम हो गया तो उसके दौरान पेशेंट को अस्थमा अटैक आ सकता है। ओके, अगर कोई एनिमल के कांटेक्ट में पेशेंट आ गया तो अस्थमा का अटैक आ सकता है। ओके, पेशेंट को स्ट्रेस के दौरान भी अस्थमा अटैक आता है। ओके, कोई स्प्रे जो कि आपका खेतों में स्प्रे किया जाता है, उस स्प्रे के अंदर कोई एलर्जेंस है या फिर कोई फ्लावर के कांटेक्ट में, फ्लावर की जो पोलन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसके कांटेक्ट में अगर पेशेंट आ जाता है, then it is also can lead to asthma attack। ओके, नाउ अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बता रहा हूं, इसको 3 स्टार करके लिख लेंगे, 3 स्टार करके लिख लेंगे इस पॉइंट को। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 99% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर पेशेंट को हम एस्पिरिन दे रहे हैं, पेशेंट को अस्थमा अटैक हो सकता है, पेशेंट को अस्थमा अटैक हो सकता है। इसका कारण आप ढूंढ के कमेंट कर दोगे, इसका कारण ढूंढ के आप कमेंट कर दोगे। ओके, जो लोग कमेंट करेंगे उनकी आंसर का मैं जरूर वेट करूंगा। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई पोल्यूशन की जगह पे जाता है, पेशेंट को अस्थमा अटैक आ सकता है। सारे कॉजेस लिख लो, सारे कॉजेस इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉज में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, क्या क्या कॉजेस देखे हैं? डस्ट, ह्यूमिडिटी, डिक्रीज टेम्परेचर, एनिमल की कांटेक्ट में, स्ट्रेस के द्वारा, कोई स्प्रे के द्वारा, एस्पिरिन स्प्रे जैसे कि आपका बॉडी स्प्रे भी हो सकता है, परफ्यूम भी हो सकता है, इसके द्वारा भी किसी को एलर्जी हो सकती है। ओके, अस्थमा क्या है अस्थमा? दिस इज एन एलर्जिक कंडीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, पैथोफिजियोलॉजी। ओके, पैथोफिजियोलॉजी। अस्थमा का अटैक कैसे होता है? ओके, कैसे होता है? अभी हमने जो कॉजेस देखे हैं, ये कॉजेस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करते हैं? आईजीई को रिलीज करते हैं बाय द प्लाज्मा सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। आईजीई किससे रिलीज होता है? हमारी प्लाज्मा सेल के द्वारा रिलीज होता है। जब आईजीई रिलीज होगा तो क्या होगा? हमारी लंग्स के अंदर कुछ इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स है जिसका नाम है हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइनेज और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन। ये सारे जो आपके इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स है, ये क्या करते हैं? इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स क्या करेंगे? आपका ब्रोंकोस्पाज्म करवाएंगे और ब्रोंकोस्पैज्म और एक कॉज कराते हैं, ये इंक्रीज करते हैं ब्रोंकाइल सिक्रीशन को। ओके, सिक्रीशन को यह इंक्रीज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की बात है, यहां पे समझने वाली बात है। जब ब्रोंकोस्पाज्म क्यों इंक्रीज होता है? एलर्जिक अटैक के दौरान क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज हमारी बॉडी समझती है जो भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आता है, तो उस पैथोजन को, उस एलर्जन को, उस एंटीजन को हमारी बॉडी सोचती है उसको किल करना है। तो क्या करती है? जो म्यूकस प्रोडक्शन है वह उस एलर्जन को ट्रैप करता है। दिस इज एक्चुअली अ गुड एक्शन, बट इस म्यूकस प्रोडक्शन के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एयर ट्रेवल नहीं हो पाती। दैट इज द प्रॉब्लम। बिकॉज ऑफ दैट म्यूकस प्रोडक्शन एयर प्रॉपरली ट्रेवल नहीं हो पाती, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया। इसकी वजह से पेशेंट को डिस्निया देखने को मिलता है। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अस्थमा। कमेंट कर देंगे सब लोग, कमेंट करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे। ओके, पेशेंट को हेवी एंड टाइट चेस्ट देखने को मिलेगा, हेवी एंड टाइट चेस्ट। नेक्स्ट साइन होगा, पेशेंट को डिस्निया देखने को मिलेगा, पेशेंट को ट्राइपॉड पोस्चर देखने को मिलेगा, ट्राइपॉड पोस्चर। इसकी इमेज आप ग्रुप में पुट कर दोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी इमेज आनी चाहिए बच्चों। ओके,
नाउ नेक्स्ट समझ लेंगे, पेशेंट को एयर हंगर होगा क्योंकि क्या हो रहा है, पेशेंट की ब्रोंकोस्पाज्म है तो पेशेंट को मैक्सिमम एयर या फिर O2 का सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ओके, पेशेंट के अंदर आपको स्टेटस अस्थमैटिकस देखने को मिलेगा, स्टेटस अस्थमैटिकस, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इंपॉर्टेंट करके नोट करके रख लेंगे। ओके, स्टेटस अस्थमैटिकस का मीनिंग क्या होता है? इट इज ए कंटिन्यूअस अटैक ऑफ अस्थमा। ओके, क्लियर है सभी को? क्लियर है यहां तक सभी को? नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे अस्थमा के अंदर? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे एलएफटी, दूसरा करेंगे हम आईजीई। ओके, आईजीई को टेस्ट करेंगे। ओके, आईजीई क्या देखने को मिलेगा आपको? आईजीई इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर है सभी को? ये दो टेस्ट आपको अस्थमा अटैक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समझ लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। ओके, मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। ओके, तो सबसे पहली मैनेजमेंट करते हैं हम ब्रोंकोडायलेटर से, क्योंकि पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, तो हम क्या देंगे? ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। ओके, ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर मैं आपको 2-3 ड्रग के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जा सकते हैं, ऐसे ड्रग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला ड्रग लिख लेना बच्चों, सबसे पहला ड्रग लिख लेना थियोफाइलिन। ओके, थियोफाइलिन जो मोस्ट कॉमन ड्रग अस्थमा अटैक के बारे में आपको यूज किया जाता है। थियोफाइलिन के बारे में आपको पूछा जाता है, इसकी सीरम लेवल कितनी होती है? थियोफाइलिन की आपका आंसर होगा 10 to 20 नैनोग्राम पर ml। ओके, अगर इसकी टॉक्सिक लेवल आपको पूछी जाए, सीरम थियोफाइलिन की टॉक्सिक लेवल अगर आपको इसकी पूछी जाए, तो आपको इसका आंसर होगा 20 नैनोग्राम, मोर देन 20 नैनोग्राम पर ml। अगर थियोफाइलिन का फर्स्ट साइड इफेक्ट अगर आपको पूछा जाए, आपका आंसर होगा रेस्टलेसनेस एंड पाल्पिटेशन। ओके, एंड पाल्पिटेशन। क्लियर है सभी को? क्लियर है? थियोफाइलिन के बारे में ये सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। थियोफाइलिन किसका क्लास का ड्रग है? आपका ब्रोंकोडायलेटर क्लास का ड्रग है। जो पर्सन डीएचएस डीएमईआर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, गोल्डन पॉइंट समझ लेना, सारे पॉइंट आपको एग्जाम के द्वारा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रोंकोडायलेटर हम सीख लेंगे, बीट करके लिख लेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रोंकोडायलेटर जिसका नाम है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड करके एक रेस्प्यूल आती है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड करके। ओके, यह क्या करती है? इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट करके लिखना है कि ये किस पेशेंट में नॉट टू बी गिवन विथ पर्सन ऑफ पीनट्स एलर्जी जिस पेशेंट के अंदर है, उन पर्सन के अंदर हम यह नहीं देंगे। ओके, क्या नहीं देंगे? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ब्रोंकोडायलेटर टाइप का ड्रग है, जो पर्सन को पीनट्स की एलर्जी है, उन पर्सन के अंदर यह इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड नहीं देंगे। ओके, क्लियर है सभी को? ओके, यहां से इस क्वेश्चन का, इस ड्रग के बारे में आपको इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा जाएगा। ओके, तो क्या होगा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट? तो आपका आंसर होगा बच्चों ड्राई माउथ इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। क्लियर है सभी को? यहां तक सबको क्लियर है? ओके, नाउ और कुछ मैनेजमेंट। ओके, और मैनेजमेंट अभी हमने पहले ब्रोंकोडायलेटर देखा, 2 नंबर का हेडिंग करके लिख लेंगे, 2 नंबर का हेडिंग करके लिख लेंगे, हम देंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग। ओके, इसका एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए तो आपका होगा क्रोमोलिन। ओके, क्रोमोलिन इस ड्रग के बारे में आपने सुना होगा, क्रोमोलिन नामक ड्रग। ओके, नाउ हम एक और टाइप के ड्रग देते हैं जिसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ओके,
ये क्या करती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये आपकी आईजीई रिसेप्टर्स को बाइंड करती है, ओके, और इसको रोकती है, आईजीई रिसेप्टर को एक्टिवेट होने से रोकती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ओके। नाउ इसका एग्जांपल ऑफ ड्रग आप कमेंट बॉक्स में पुट कर देंगे, इसका एग्जांपल कमेंट बॉक्स में आप पुट कर दोगे, ओके। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टाइप का ड्रग कौन सा है, इसका एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दोगे, ओके। नाउ फोर्थ मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, O2 थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे, पेशेंट के अंदर O2 थेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे। और फिफ्थ मैनेजमेंट लिख लेना बच्चों, फिफ्थ मैनेजमेंट होगा आपका अवॉइड एलर्जेंस, ओके। सारे पॉइंट जो अभी तक अस्थमा के अंदर हमने देखे सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर है यहां तक? जितना सारा आपको कमेंट बॉक्स में और ग्रुप में शेयर करने के लिए बोल रहा हूं, कृपया शेयर कीजिए, सबके साथ आगे बढ़ना है, जो एनडी के स्टार है, ना कि नॉलेज में ना कि स्किल में, पीछे कोई भी नहीं रहेगा, मेरे साथ सीखिए, हमें भी सिखाइए, सबको सिखाना है, ये आपकी हर एक जेन्युइन स्टूडेंट की और आइडियल स्टूडेंट की पहचान है, सबको साथ लेकर चलेंगे, ओके। नाउ ये हो गया आपका अस्थमा के बारे में, सीओपीडी की डिसऑर्डर के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, सीओपीडी, ओके। सीओपीडी क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है सीओपीडी का, सीओपीडी का फुल फॉर्म बता देंगे, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ओके। सीओपीडी का फुल फॉर्म, ओके, क्या होता है सीओपीडी, ओके, नाम में लिखा है क्रोनिक डिसऑर्डर है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, किसके अंदर, पल्मोनरी ब्रोंकस के अंदर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इस डिसीज के अंदर, इस डिसऑर्डर के अंदर, ओके, इस डिसऑर्डर के अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, दो इंपॉर्टेंट आपको डिसीज देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ओके। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्पाइसेमा, ये दो मेन आपको डिसऑर्डर यहां सीओपीडी के अंदर देखने को मिलते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर अगर मोर देन 3 मंथ चलता है तो हम कहेंगे कि यह क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ओके। और 3 मंथ के साथ साथ पेशेंट के अंदर प्रोडक्टिव कफ होना चाहिए, दिस इज द आइडियल, देन वी विल कॉल इट एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ओके। नाउ एम्पाइसेमा के अंदर क्या होता है, ये जो हमारी एयर सैक है, ओके, ये इस एयर सैक के अंदर आपको पता है सरफेक्टेंट प्रेजेंट है, जो कि हमारी एयर सैक को डायलेट और मेंटेन, उसकी पेटेंसी मेंटेन करता है। लेकिन इस एयर सैक की इंजुरी की वजह से ये एयर सैक परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं, ओके। एयर सैक इंजुरी होने की वजह से ये जो है एयर सैक परमानेंटली डायलेट हो जाएंगे, देन इट इज कॉल्ड एज एम्पाइसेमा। क्या कहेंगे, एम्पाइसेमा। बैरल चेस्ट पेशेंट की देखने को मिलेगी, ओके। नाउ समझ लेते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे सीओपीडी का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। पहली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ओके। दूसरा लिख लेंगे आप एलएफटी कराएंगे पेशेंट का, ओके। क्लियर है सभी को, यहां तक सभी को? नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, इस सीओपीडी की ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सारी क्रीम में आपको बता रहा हूं, ओके। क्या करेंगे, ओके, ट्रीटमेंट क्या करेंगे। सबसे पहले पेशेंट के अंदर ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड कराएंगे। किससे ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करना है आपको,
ओके, यह आपको कमेंट करना है ऑक्सीजनेशन किससे प्रोवाइड करना है, ओके, और कितना प्रोवाइड करना है। तो आपका आंसर होगा 1 to 2 लीटर पर मिनट, 1 to 2 लीटर पर मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सीओपीडी के अंदर, इसके ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग इन्फ्लुएंजा के बारे में। अगर इन्फ्लुएंजा आपको मोस्ट कॉमन टाइप अगर आपको पूछा जाए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा अगर आपको पूछा जाए तो दो प्रकार के हैं। एक होता है आपका H5N1, एक होता है H1N1, H5N1। ये क्या है? ये है आपका बर्ड फ्लू, जिसको हम क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू कहते हैं। ओके, बर्ड फ्लू। ओके, और जो आपका H1N1 है इसको हम कहते हैं स्वाइन फ्लू। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल नॉलेज से, जीके अरिथमेटिक से। ओके, क्या होगा वह क्वेश्चन कि स्वाइन फ्लू या फिर ये जो स्वाइन फ्लू है कब आया था इंडिया में, इसका जो एपिडेमिक कब हुआ था। ओके, कब हुआ था कमेंट कर देंगे सब लोग कमेंट करेंगे इसके बारे में। ओके, नाउ इस बर्ड फ्लू को और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है एवियन फ्लू। क्या नाम है इसका? एवियन फ्लू। नाउ इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाएगा आपको। ओके, रूट ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, रूट ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाएगा आपको। तो क्या होता है इन्फ्लुएंजा का रूट ऑफ ट्रांसमिशन? ओके, तो पहला होता है आपका ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, दूसरा होगा आपका कांटेक्ट विथ फोमाइट। अगर फोमाइट का मतलब क्या? डेड सरफेस। फोमाइट का मतलब क्या? डेड सरफेस। फॉर एग्जांपल, अगर एक डेड सरफेस के ऊपर यह H1N1 फ्लू का वायरस अगर प्रेजेंट है और आपने फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर आप काम कर रहे हैं, ओके, हॉस्पिटल के अंदर जो टेलीफोन रखा होता है सब लोग उसको अटेंड करते हैं, सब लोग टेलीफोन को अटेंड करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हैंड हाइजीन के द्वारा अगर उस टेलीफोन के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस प्रेजेंट है, इन्फ्लुएंजा का वायरस प्रेजेंट है और आपने पिकअप कर लिया फोन, ओके, पिकअप कर लिया विदाउट हैंड रबिंग, आपने पेशेंट को टच कर दिया। ओके, तो जो टेलीफोन था आपका, वह था फोमाइट मतलब डेड ऑब्जेक्ट इसको हम फोमाइट करते हैं, डेड सरफेस जिसको हम कहते हैं। ओके, जो क्या करता है? कैरियर ऑफ इन्फेक्शन। ओके, इन्फेक्शन को कैरी करने का काम करता है। ओके, समझ में आ गया फोमाइट के बारे में। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग वैक्सीन्स फॉर H1N1 फ्लू के लिए आपको कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ओके, दो प्रकार की वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल है, दो प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल होती है। एक होती है लाइव वैक्सीन, एक होती है किल्ड वैक्सीन। लाइव और किल्ड वैक्सीन। ओके, लाइव वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। पहले देखते हैं लाइव वैक्सीन के बारे में। लाइव वैक्सीन जो है ये आपकी कौन सी रूट से दी जाती है? पहला क्वेश्चन आपका बनता है, तो आपका आंसर होगा नेजल स्प्रे के द्वारा। आपको पूछा जाएगा किसको देते हैं? ओके, टू हुम। ओके, किसको देते हैं? तो 2 से लेकर 50 साल के ईयर तक, 2 से लेकर 50 साल के पर्सन को हम इसको दे सकते हैं। तो किसको नहीं देंगे? नॉट गिवन इन पेशेंट विथ एग एलर्जी के पेशेंट के अंदर हम लाइव वैक्सीन नहीं देंगे। इन्फ्लुएंजा की जो लाइव वैक्सीन है वह हम नहीं देंगे। सब लोग इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट बताऊंगा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन्फ्लुएंजा। कौन सा ड्रग है? इस ड्रग का नाम सबने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं टैमीफ्लू या फिर ओसेल्टामिविर इसको कहते हैं। ओके, अब इसका ओसेल्टामिविर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपको पूछा जा सकता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओसेल्टामिविर आपका आंसर होगा इंसोम्निया। ओके, और इंसोम्निया। देन नेक्स्ट कॉमन
साइड इफेक्ट आपको पूछा जा सकता है, आपका आंसर होगा नॉजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। नॉजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। ओके, नाउ अभी हमने देखा लाइव वैक्सीन के बारे में, किल्ड वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। किल्ड वैक्सीन जो कि आपका रूट क्या होगा, आईएम देंगे, रूट आपका होगा आईएम। ओके, किसको देते हैं, 6 मंथ से लेकर 5 साल तक के बच्चे को, 5 साल तक के बच्चे को। क्यों लाइव वैक्सीन इन छोटे बच्चों में नहीं दिया जाता, क्यों नहीं दिया जाता, कमेंट कर देंगे आप, कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी कमेंट की राह देखूंगा। ओके, सारे लोग कमेंट करेंगे क्यों यह जो इन्फ्लुएंजा की लाइव वैक्सीन छोटे बच्चों के अंदर, 5 साल के नीचे बच्चों के अंदर नहीं दी जाती। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे इन्फ्लुएंजा के अंदर। इन्फ्लुएंजा के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन का टाइप देखने को मिलता है, रेस्पिरेशन का टाइप देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं सी-सॉ रेस्पिरेशन। सी-सॉ रेस्पिरेशन क्या होता है, सी-सॉ रेस्पिरेशन क्या होता है, सी-सॉ रेस्पिरेशन जो कि आपको न्यूबॉर्न के अंदर आपको देखने को मिलता है, न्यूबॉर्न के अंदर आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट समझ लेते हैं इस सी-सॉ रेस्पिरेशन के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल जो बच्चा इंस्पिरेशन करता है, जब बच्चा इंस्पिरेशन करता है तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, ये जो हमारे एब्डोमेन है और चेस्ट है, ये दोनों जो बच्चे के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, न्यूबॉर्न के अंदर कौन से टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एब्डोमिनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, नाउ जब बच्चा इंस्पिरेशन करता है, सांस को अंदर लेता है, ओके, तो क्या होता है, यह एब्डोमेन आउट की तरफ आउट हो जाता है और चेस्ट क्या होती है, इन हो जाती है। ओके, उल्टा हो रहा है, चेस्ट को बाहर आना चाहिए था, एब्डोमेन को अंदर जाना चाहिए था, तभी तो आपका डायफ्राम ऊपर जाएगा, चेस्ट फूल जाएगी और सांस ज्यादा अंदर आ जाएगी। ओके, नाउ ड्यूरिंग एक्सपायरेशन समझ लेंगे, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है। ओके, ये जो हमारा एब्डोमेन है और ये चेस्ट है, एब्डोमेन और चेस्ट, एब्डोमेन क्या होता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, इन चला आता है, जो कि आपका फूलना चाहिए था, बढ़ जा, एब्डोमेन का शेप इंक्रीज होना चाहिए था, यहां पे उल्टा हो रहा है। ओके, और चेस्ट जो है आपकी आउट हो जाएगी, चेस्ट फूल जाएगी, जो कि एक्सपायरेशन के दौरान जो आपकी कम होनी चाहिए थी, एपी डायमीटर कम होना चाहिए था। दिस इज कॉल्ड एज सी-सॉ रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसको, सी-सॉ रेस्पिरेशन। ओके, ये हो गया आपका इन्फ्लुएंजा के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे कॉर पल्मोनेल। नाउ अब समझ लेते हैं कॉर पल्मोनेल के बारे में। कॉर पल्मोनेल क्या होता है, कॉर पल्मोनेल इमेज में देख लीजिए समझ जाओगे, इमेज में देख लीजिए समझ जाओगे आप। देखिए कॉर पल्मोनेल, इसका मतलब लंग्स के अंदर कुछ डिसफंक्शन होने के द्वारा, लंग्स के अंदर कुछ डिसफंक्शन होने के द्वारा जो हार्ट को प्रॉब्लम होगा, जो आपकी राइट साइड ऑफ हार्ट को प्रॉब्लम होगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉर पल्मोनेल, दैट इज कॉल्ड एज कॉर पल्मोनेल। मतलब लंग के अंदर प्रॉब्लम होगा कुछ, वह प्रॉब्लम हार्ट को क्रिएट होगा या फिर सिम्टम्स हार्ट को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉर पल्मोनेल। समझ लेते हैं। ओके, जैसे कि लंग्स के अंदर अगर सीओपीडी है या फिर लंग्स के अंदर अगर कोई एम्बोलिज्म है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, अपनिया है, माइस्थेनिया ग्रेविस है या फिर पोलियोमाइलाइटिस है, अगर यह सारी प्रॉब्लम लंग्स के अंदर है तो क्या होगा, क्या होगा आप सभी को पता है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हमारी राइट वेंट्रिकल से हमारी लंग्स तक, राइट वेंट्रिकल से लेकर लंग्स तक। ओके, यहां से ब्लड कहां जाता है, इसके द्वारा, यह जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारी लंग्स के अंदर ब्लड चला जाता है। किस लिए, ताकि प्यूरिफिकेशन होके फिर यह ब्लड वापस आ जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। लेकिन क्या हो गया, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये जो ब्लड जाना चाहिए था लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये ब्लड यहाँ पे ही स्टैग्नेशन हो रहा है,
ओके, हार्ट तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जैसे कि सीओपीडी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, स्लीप अपनिया, माइस्थीनिया ग्रेविस, पोलियोमाइलाइटिस, इन प्रॉब्लम की वजह से ये राइट साइड ऑफ हार्ट का ब्लड लंग रिसीव नहीं कर रहा है। then what will be happen right ventricular dilation and right ventricular hypertrophy हो जाएगी, and this is called as cor pulmonale। समझ लिया कॉर पल्मोनल क्या है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके बारे में, इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ओके, सबसे पहले क्रोनिक लंग डिसीज के द्वारा, कोई भी क्रोनिक लंग डिसीज के द्वारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ओके, जब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, कंटिन्यूअस रहेगा, तो क्या होगा, हाइपरट्रॉफी होगी। ओके, हाइपरट्रॉफी अगर हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर आपको इस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम नर्सिंग एग्जाम। क्लियर है सभी को कॉर पल्मोनल की पैथोफिजियोलॉजी। ओके, और जब राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर हो जाएगा क्या होगा, आपका जुगुलर वेनस डिस्टेंशन होने लगेगा, पेशेंट के अंदर इडीमा आपको देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कंफर्मेटिव टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा। ओके, तो आपको कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए बोलना है, आंसर होगा आपका पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर हम चेक करते हैं। अब ये पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर कितना होता है, नॉर्मली कितना होता है, तो नॉर्मली होता है हमारा 12 से 16 mmHg। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कब कहेंगे, अगर यह प्रेशर मोर देन 25 mmHg बढ़ जाएगा। ओके, इस प्रोसीजर के लिए एक कैथेटर का यूज किया जाता है। उस कैथेटर का क्या नाम होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस कैथेटर का क्या नाम है जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन या फिर पल्मोनरी आर्टरी का वेज प्रेशर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे उस कैथेटर का क्या नाम है। ओके, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है उन लोगों ने उस कैथेटर की इमेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। ओके, क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है। नाउ समझ लेते हैं। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस आपको पूछा जाता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए। ओके, और आपका आंसर होगा बच्चों बोसेंटिन। ओके, बोसेंटिन क्या नाम है ड्रग का, बोसेंटिन। ओके, ड्रग को याद रखिए। ओके, अगर पेशेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का है तो हमारी मेन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ओके, कमेंट कर देंगे। इसलिए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो हम पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे और पेशेंट की एक्टिविटी को डिक्रीज कराएंगे। ओके, क्लियर है सभी को, क्लियर है यहां तक। नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में सीख लेते हैं, जिसका नाम है आपका टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब समझ लेते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या है। टर्मिनोलॉजी बस क्लियर होगी और आपको उस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, अगर ये क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी आने दो, क्वेश्चन तो मैं भी नहीं बता सकता, ना कोई भी बता सकता है आपको कि ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब आप डिसऑर्डर समझ जाओगे, क्वेश्चन कहीं से भी आने दो, आंसर तो जरूर आ जाएगा। ओके, आपको बस डिसऑर्डर टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। ओके, नाउ टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या होता है। ओके, क्या होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, इसका मतलब सिंपली मीनिंग है इंक्रीज इंट्राथोरैसिक प्रेशर। जब इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ओके, अब ये इंट्राथोरैसिक प्रेशर क्यों बढ़ता है,
क्या इसके पीछे कॉजेस हो सकते हैं? ओके, तो सबसे पहला कॉज लिख लीजिए आप, पहला कॉज लिख लीजिए ड्रेसिंग, जो आपने टाइट ड्रेसिंग लगाया होगा, टाइट अगर कोई ड्रेसिंग लगाया होगा चेस्ट के ऊपर, ये भी आपका एक कॉज होता है। दूसरा इंक्रीज अगर होगा, ओके, इंक्रीज अगर आपका पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर अगर होगा, पल्मोनरी आर्टरी का अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका टेंशन न्यूमोथोरैक्स आपको देखने को मिलता है। ओके, नाउ समझ लेते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। जब भी पेशेंट आपका टेंशन न्यूमोथोरैक्स के साथ होगा, तो अगर टाइट ड्रेसिंग की वजह से टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो रहा है तो आपको क्या करना है? रिमूव करना है ड्रेसिंग को, रिमूव करना है ड्रेसिंग को। इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहां से पूछी जा सकती है। ओके, नाउ पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में सीख लेते हैं। व्हाट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म? ओके, एम्बोलिज्म का मतलब क्या है? एम्बोलिज्म का मतलब क्या है? कमेंट कर देंगे। एम्बोलिज्म का मीनिंग आप कमेंट कर दोगे। ओके, अब एम्बोलिज्म जो कि आपका पल्मोनरी आर्टरी के अंदर है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेजेंट है। ओके, इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? कॉजेस क्या क्या होते हैं? ओके, तो समझ लेते हैं कॉजेस, लिख लेंगे सब लोग। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों होता है? डीवीटी के द्वारा, डीवीटी के द्वारा। सेकंड कॉज लिख लीजिए ओबेसिटी, ओबेसिटी। थर्ड कॉज लिख लेंगे फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के द्वारा। सारे कॉजेस को एक्सप्लेन करूंगा, सारे कॉजेस को एक्सप्लेन करता हूं। ओके, प्रेगनेंसी के दौरान और पेशेंट अगर डायबिटीज मेलाइटस का है तो कैसे होगा डीवीटी के द्वारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म? डीवीटी का फुल फॉर्म क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ओके, थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है एक जगह पे, एक वेन के अंदर थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो गया। ओके, उसको कहते हैं हम थ्रोम्बोसिस। ओके, अगर यह थ्रोम्बोसिस ट्रेवल कर जाएगा, अगर यह थ्रोम्बोसिस ट्रेवल कर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी तक, अगर थ्रोम्बोसिस ट्रेवल कर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी तक और पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाएगा, क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी बहुत छोटी है। ओके, छोटी होने की वजह से यह थ्रोम्बस उसके अंदर फंस जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एम्बोलिज्म। क्या कहते हैं उसको? एम्बोलिज्म कहते हैं। ओके, नाउ ओबेसिटी, ओबेसिटी समझ लेते हैं। फैट का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये फैट अगर हम आपकी वेसल से इसकी इंटिमा में अगर जमा हो जाएगा तो ये फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। नाउ फ्रैक्चर पेशेंट के अंदर अगर कोई लॉन्ग बोन की फ्रैक्चर है, लॉन्ग बोन कौन से है हमारी बॉडी के? कमेंट कर देंगे, कमेंट कर देंगे सब लोग, हमारी बॉडी के लॉन्ग बोन कौन से है? अगर पेशेंट को लॉन्ग बोन की इंजरी है तो उन पेशेंट के अंदर आपको जो एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान क्यों होता है? क्यों होता है प्रेगनेंसी के दौरान पल्मोनरी आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म? ओके, बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, वीनस कंजेशन होगा, वीनस कंजेशन होगा तो क्या होगा? ब्लड स्टैग्नेशन होगा, ब्लड स्टैग्नेशन होगा तो क्या होगा? एम्बोलस फॉर्म होगा, थ्रोम्बस फॉर्म होगा और ये थ्रोम्बस ही आपका पल्मोनरी आर्टरी में जाके फंस सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रेग्नेंट हमारा डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर आप सभी को पता है। ओके, आपका जो है पेरिफेरल न्यूराइटिस आपको देखने को मिलता है। ओके, या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसको हम कहते हैं। ओके, तो अगर डायबिटीज न्यूरोपैथी हो गया, अगर वेसल्स के अंदर कंजेशन हो गया, हार्ड वेसल्स हो गई, तो क्या होगा? ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन होगा, यही क्लॉट आपका पल्मोनरी आर्टरी में एम्बोलिज्म के द्वारा ट्रांसफर होगा और आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। सिंपल है, बस सारी बातें दिमाग में कोरिलेट करके बतानी है, सारी बातें दिमाग में कोरिलेट करके इसको आपको जस्ट बोलना है, सारी डिसऑर्डर समझ में आ जाएगी। ओके, क्या यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे अगर पेशेंट की पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अगर एक क्लॉट बन जाएगा, एक क्लॉट फंस जाएगा तो क्या होगा? क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे? सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन सबसे पहला मैनिफेस्टेशन होगा। नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन होगा पेशेंट के अंदर डिस्निया हो जाएगा,
डिस्निया हो जाएगा, पेशेंट को शॉर्ट ब्रीथ होगा, ओके। पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। पेशेंट के अंदर डायफोरेसिस आपको देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, पेशेंट को सिंकोप हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन, पेशेंट सिंकोप हो सकता है। क्यों होगा सिंकोप? ओके, क्यों होगा? क्योंकि अगर यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म ज्यादा सीवियर हो गया तो हमारी ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। जितना ब्लड का कम ऑक्सीजनेशन उतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी ब्रेन को कम मिलेगा, और यह ऑक्सीजनेटेड ब्रेन को कम मिलने के द्वारा क्या होगा, ब्रेन में सिंकोप हो जाएगा। सिंकोप को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। सिंकोप को कहते हैं हम ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस is called as syncope, ओके। नाउ समझ लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम कंफर्मेटिव टेस्ट आपको पूछा जाता है, आपको, और आपका आंसर होगा पल्मोनरी एंजियोग्राफी। नाउ मैनेजमेंट समझ लेते हैं, ओके। इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म की मैनेजमेंट क्या होगी, ओके। मैनेजमेंट क्या होगी? तो सब लोग सबसे पहले एज ए नर्स आपको पोजीशन देनी है पेशेंट को। कौन सी पोजीशन दोगे? आपका आंसर होगा हाई फाउलर पोजीशन पेशेंट के अंदर प्रोवाइड करेंगे, ओके। मेडिकेशन के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो सबसे पहला मेडिकेशन लिखेंगे एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन। कौन सा होता है एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन? कमेंट कर देंगे, ओके, कमेंट कर देंगे सब लोग। नाउ दूसरा पूछा जाता है आपको एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन, जो कि आपका हेपेरिन दिया जाता है। तीसरा आता है आपका एंटीथ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इस मेडिकेशन के बारे में आपको डिटेल में सिखाया जाएगा फार्मेकोलॉजी की क्लास में। इस मेडिकेशन के बारे में आपको जरूर डिटेल में सिखाया जाएगा, ओके। अदर डिसऑर्डर सीख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट अदर डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो 3 मेन डिसऑर्डर जो आपको डायरेक्ट 1 मार्क के क्वेश्चन दिलाती है, ओके। सबसे पहली डिसऑर्डर का नाम लिख लीजिए, हिस्टोप्लाज्मोसिस। ओके, हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है? हिस्टोप्लाज्मोसिस, दिस इज ए फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपका हिस्टोप्लाज्मा फंगस से होता है, हिस्टोप्लाज्मा फंगस के द्वारा होता है, ओके। यह हिस्टोप्लाज्मा कहाँ देखने को मिलती है आपको? तो सॉइल के द्वारा यह आपको ट्रांसफर होने को मिलती है। इस पेशेंट के अंदर हम एंटी फंगल ड्रग प्रोवाइड करते हैं, सिंपल। इसकी बारे में आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में नाम लिख लीजिए, जिसका नाम है लिंजियोनेला, ओके। नाम लिख लीजिए, बहुत कठिन नाम है इसका। ओके, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है आप बता देना, ओके। प्रोनाउंसिएशन, ओके, बहुत कठिन है, ओके। दिस इज ये जो डिसऑर्डर है यह एक आपकी बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, जिसके कौन सा बैक्टीरिया है? ये जो आपको नाम दिया है यही एक बैक्टीरिया है, इसके द्वारा इसका इन्फेक्शन होता है, ओके। ये कैसे ट्रांसफर होता है? तो आपका जो स्प्रे यूज करते हैं या तो फार्मिंग में या फिर आपके बॉडी स्प्रे, ओके, उसके द्वारा यह
बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन हो सकता है, और इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, एंटीबायोटिक का प्रोविजन करते हैं, एंटीबायोटिक्स का प्रोविजन हम इसके द्वारा करते हैं, इस डिसऑर्डर के अंदर करते हैं। थर्ड डिसऑर्डर आप एक स्मॉल डिसऑर्डर है, थर्ड डिसऑर्डर के बारे में लिख लेंगे आप, इसका नाम है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस क्या नाम है इस डिसऑर्डर का, सार्कोइडोसिस। अब ये क्या है सार्कोइडोसिस, इट इज एन वायरल इंफेक्शन, इट इज एन वायरल इंफेक्शन। इसके अंदर आपको एप्स्टीन बार जो वायरस है, इसके द्वारा यह डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस। अब ये ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा कांटेक्ट के द्वारा, कांटेक्ट के द्वारा सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस। ओके, देन अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, क्या होता है, इपिथेलोइड ग्रैन्युलेशन होता है, इपिथेलोइड ग्रैन्युलेशन होता है हमारी लंग की टिश्यू के अंदर, लंग की टिश्यू के अंदर इपिथेलोइड ग्रैन्युलेशन होता है। ओके, जो कि अब इसको बारे में आपको पूछा जाता है कंफर्मेटिव टेस्ट, टेस्ट पूछी जाती है, कौन सी टेस्ट की जाती है, इसका आंसर होगा आपका आंसर होगा केविन टेस्ट। ओके, नाम लिख लीजिए केविन टेस्ट, नाम आपने इंपॉर्टेंट करके नोट लिखना है। ओके, यह केविन टेस्ट क्या है, यह एक आपकी स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट है, स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट है। ओके, अब ओके, और यह जो हमारा सार्कोइडोसिस है, यह ज्यादा से ज्यादा माउथ टू माउथ ट्रांसफर होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, क्लियर है, ये आपके 3 मेन डिसऑर्डर जहां से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, इसके अंदर क्या होता है, दिस इज एन मल्टी सिस्टम मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर, मल्टी सिस्टम मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है। मतलब क्या, ये एक से ज्यादा सिस्टम को अफेक्ट करती है, एक से ज्यादा इसके लिए कारण हो सकते हैं। ओके, दिस डिसऑर्डर इज डिसऑर्डर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड की डिसऑर्डर है। 2 टाइप के ग्लैंड आपको पता है, एक्सोक्राइन और दूसरा है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, इसके बारे में आपको विकास सर क्लास लेंगे, इस क्लास के अंदर आपको डिटेल में बताया जाएगा। ओके, नाउ आपको पूछा जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पूछा जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर होता है आपका, अगर यह न्यूबॉर्न के अंदर होता है तो न्यूबॉर्न क्या है, मेकोनियम पास नहीं करेगा, मेकोनियम पास नहीं करेगा। ओके, ओके, अगर मेकोनियम नहीं पास करेगा, ओके, मेकोनियम अगर पास मेकोनियम को एस्पिरेट कर लेगा, मेकोनियम को एस्पिरेट कर लेगा, मेकोनियम को एस्पिरेट कर लेगा। नेक्स्ट, पेशेंट के अंदर आपको डिस्निया देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर स्टीटोरिया देखने को मिलेगा, आपको स्टीटोरिया देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर थिक सिक्रीशंस देखने को मिलेंगे, आपको थिक सिक्रीशंस देखने को मिलेंगे। ओके, ये जो है आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक सिंपली इसका पिक्चर अगर आपके माइंड में रखना है तो आप समझ लेना, जो भी कुछ सिक्रीशन होंगे हमारी बॉडी के, सारे थिक हो जाएंगे, सारे सिक्रीशंस थिक हो जाएंगे। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन होते हैं, दैट सिक्रीशन विल बी गेट थिक। ओके, यही पिक्चर आपको इस आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में समझने हैं। ओके, नाउ इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसका कैसे करते हैं। ओके, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लोगे, स्वेट क्लोराइड टेस्ट, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है,
अगर आपने वह क्लास अभी तक नहीं देखी है तो कृपया वह क्लास आप देख लीजिए। ओके, नाउ ये स्वेट क्लोराइड टेस्ट के अंदर एक ड्रग दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, उसका नाम क्या है? नाम क्या है? उस इंजेक्शन का नाम है पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन, ये पाइलोकार्पिन इंजेक्शन क्या करता है? इंक्रीज कर देता है स्वेट प्रोडक्शन को, स्वेट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। पाइलोकार्पिन कितना दिया जाता है? 75 mg दिया जाता है, 75 mg दिया जाता है। ये स्वेट क्लोराइड टेस्ट, स्वेट क्लोराइड टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू कितनी रखी है? तो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 40 से 60 नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है 40 से 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, अगर यह लेस देन 40 है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है। ओके, अगर यह 40 से 60 में है तो हमें टेस्ट को रिपीट करना है, टेस्ट को रिपीट करना है। अगर यह मोर देन 60 है तो आपका पॉजिटिव टेस्ट है, पॉजिटिव टेस्ट है फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, इसके बारे में इतना ही आपको डिटेल पूछा जाता है। ओके, नाउ इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे? सिस्टिक फाइब्रोसिस की मैनेजमेंट क्या करेंगे? नाम लिख लीजिए। मैनेजमेंट में हम देते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस का सप्लीमेंटेशन देते हैं। ओके, पैनक्रियाटिक जूसेस का सप्लीमेंटेशन देते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको आप क्या करते हैं? सक्शन एंड नेबुलाइजेशन करते हैं, सक्शन एंड नेबुलाइजेशन। क्यों करेंगे सक्शन एंड नेबुलाइजेशन? इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज ए नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एज ए नर्सिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको यह इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सक्शन और नेबुलाइजेशन पेशेंट के अंदर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में 100% वन क्वेश्चन फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस आपको पूछा जाएगा। ओके, इस डिसऑर्डर के बारे में देख लेते हैं। ओके, आपको पूछा जाएगा डेफिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है? इट इज एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन caused by Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis। इसका फुल नाम लिख लेते हैं, Mycobacterium tuberculosis। ओके, क्लास को देखिए, इस क्लास को आपको पूरा देखना है। ओके, एंड तक क्लास को देखना है, एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करोगे। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, यह इसके कॉजेस पूछे जाएंगे। अगर आपको पूछे जाएंगे तो आपका मेन कॉज है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नाउ यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये आपका एसिड फास्ट बैसिलाई है, एसिड फास्ट बैसिलाई है। ओके, बैसिलाई है। ओके, नेक्स्ट ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये नॉट अनएरोबिक, दिस इज एन एरोबिक बैक्टीरिया, हाईली एरोबिक आप इसको लिख सकते हो, हाईली एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है। क्यों हाईली एरोबिक? ओके, तो आपको ये अगर हाईली एरोबिक है तो जब ये लंग का एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है तो आपको ये कहां पे देखने को मिलता है? तो लंग की अपाइकल सरफेस पे, लंग की अपाइकल सरफेस पे। ओके, अब लंग की अपाइकल सरफेस कौन सी है? कौन सी है लंग की अपाइकल सरफेस? ओके, तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के द्वारा इसको समझा देता हूँ। ओके, ये हो गया आपका राइट और ये हो गया लेफ्ट लंग। तो ये जो है आपकी लंग की अपाइकल सरफेस है। यहाँ पे आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देखने को ज्यादा मिलता है। अब ये क्यों देखने को मिलता है? तो हमने यहाँ पे लिखा है बिकॉज दिस इज एन हाईली एरोबिक बैक्टीरिया, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है इसको जिंदा रहने के लिए, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमारी लंग के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पे होता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पे होता है? तो अपाइकल एरिया में। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। ओके, तो ये आपका अपाइकल एरिया में पाया जाता है जो कि आपका हाईली एरोबिक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। यह खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता। ओके, एंड दिस इज एन एनकैप्सुलेटेड, दिस इज एन एनकैप्सुलेटेड, दैट इज व्हाई वी हैव टू गिव MDR थेरेपी, we have to give
एमडीआर थेरेपी, इस एमडीआर थेरेपी के बारे में, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस इसके बैक्टीरिया में होता है। ओके, एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। ओके, नाउ आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है रूट ऑफ ट्रांसमिशन। रूट ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे होगा ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन? कमेंट कर देंगे सब लोग, कैसे ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन होता है। ओके, तो मेन ट्रांसमिशन आपकी दो चीजों से होता है, एक होता है ड्रॉपलेट और दूसरा है आपका एयरबोर्न। ड्रॉपलेट और एयरबोर्न। ओके, आपको 4 प्रकार के ट्रांसमिशन नाम याद रखने हैं, ABCD इसके लिए याद रखोगे। 4 प्रकार के इंफेक्शन ट्रांसमिशन के रूट है, ABCD, 4 प्रकार के इंफेक्शन ट्रांसमिशन के रूट। A का मतलब एयरबोर्न, B का मतलब ब्लडबोर्न, C का मतलब कांटेक्ट, D का मतलब ड्रॉपलेट। ABCD याद रखोगे, 4 प्रकार के ट्रांसमिशन। A का मतलब एयरबोर्न, B का मतलब ब्लडबोर्न, C का मतलब कांटेक्ट, D का मतलब ड्रॉपलेट। ओके, चारों ट्रांसमिशन के रूट आपको याद रखने चाहिए। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं टाइप ऑफ टीबी। ओके, जहां से आपको डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, हेडिंग डाल देंगे सब लोग, टाइप्स ऑफ टीबी। टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो पहला टाइप जो ट्यूबरकुलोसिस लंग के अंदर होता है उसको हम कहते हैं कॉक्स ट्यूबरकुलोसिस। ओके, जो ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉट्स स्पाइन या फिर पॉट्स ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस ब्लड के अंदर या फिर मल्टी सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? MTB। ओके, MTB या फिर मिलियरी टीबी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके, जो ट्यूबरकुलोसिस एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? नाउ नेक्स्ट समझ लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ये जो चारों पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है, ये सारे पॉइंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, इंपॉर्टेंट होंगे, बस नाम याद रखना है। किसको क्या कहते हैं? लंग के ट्यूबरकुलोसिस को कॉक्स कहते हैं, स्पाइन को कहते हैं पॉट स्पाइन या फिर पॉट्स ट्यूबरकुलोसिस। ब्लड और मल्टी सिस्टम मतलब बोन के अंदर हो गया, ब्रेन के अंदर हो गया, उसके बाद आपका स्किन के अंदर हो गया, जो भी बाकी ऑर्गन के अंदर अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है दैट इज कॉल्ड एज मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। एक से ज्यादा सिस्टम के अंदर दैट इज कॉल्ड एज मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस एक्स्ट्रा पल्मोनरी होगा, जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर होगा, दैट इज कॉल्ड एज आपका इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। नाउ समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ओके, तो अर्ली मैनिफेस्टेशन और सबसे पहला मैनिफेस्टेशन क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस का सबसे पहला मैनिफेस्टेशन। ओके, तो आपका आंसर होगा कफ, और कफ जो कि आपका प्रोडक्टिव होगा और मोर देन 14 डेज से है। इसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस वाला कफ। ओके, नाउ पेशेंट को लो ग्रेड फीवर पेशेंट के अंदर आपको नाइट स्वेट देखने को मिलता है। पेशेंट के अंदर आपको एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस देखने को मिलता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, वेट लॉस की टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है वेट लॉस को? ओके, मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है वेट लॉस को? कमेंट कर देंगे, सबका आंसर आना चाहिए। जो लोग क्लास देख रहे हैं सबका आंसर एक्सपेक्टेड है। ओके, ऐसे ही क्लास को अटेंड नहीं करना है,
इसीलिए मैं आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना चाहता हूं, ताकि आप मैक्सिमम जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा सर्च करोगे, एक चीज कुछ ना कुछ नई सीख लोगे। ओके, तो इसीलिए आपको कंटिन्यूअसली क्लास को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ओके, नाउ पेशेंट के अंदर आपको डिस्निया देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर आपको डिस्निया देखने को मिलेगा। ओके, तो दीज आर द मेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कैसे हम ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोसिस कर पाएंगे? सबको पता है, अगर आपको कंफर्मेटिव डायग्नोसिस पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी। स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इट इज द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। स्पुटम की कब, एक स्पुटम के अंदर अगर माइकोबैक्टीरियम आ जाता है तो हम कंफर्म नहीं कहते हैं, हम इसके लिए 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज का सैंपल लेते हैं। अगर ये तीनों दिन माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट आता है, देन हम कहते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। ओके, अब ये सैंपल कब कलेक्ट करना होता है? सैंपल को कब कलेक्ट करना होता है? तो आपका आंसर होगा अर्ली मॉर्निंग का सैंपल हमें कलेक्ट करना है। ओके, नाउ आफ्टर 3 मंथ्स, जब हम आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ डॉट्स अगर हम देते हैं तो पेशेंट निगेटिव आ जाता है स्पुटम कल्चर और सेंसिटिविटी पेशेंट की निगेटिव आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो सकता है। ओके, नाउ एक मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के बारे में कई सारी DHS DMA एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ समझ लेते हैं ये मॉन्टॉक्स टेस्ट क्या है। 2 नंबर लगा के लिख लेंगे, मॉन्टॉक्स टेस्ट क्या है। इस टेस्ट के अंदर हम स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, स्किन की सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। ओके, स्किन की सेंसिटिविटी। ओके, कहां पे देना है, कहां पे टेस्ट करवानी है, टेस्ट कहां पे करनी है? ओके, तो आपका आंसर होगा इनर फोर आर्म के अंदर। ओके, नाउ अगर आपको पूछा जाए कि रूट एंड डोज कितना दिया जाता है स्किन सेंसिटिविटी के लिए, तो आपका रूट होगा इंट्राडर्मल एंड डोज दिया जाता है 0.1 ml। कौन सी सिरिंज यूज की जाती है? तो आपका आंसर होगा ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज। ओके, अब मेरी जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फोटो भेजना है। किसका फोटो? ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज का, इंसुलिन सिरिंज का और आपकी नॉर्मल सिरिंज का। ओके, ये तीनों सिरिंज का और एक सिरिंज आपको जो आप ब्लैडर इरिगेशन में यूज की जाती है, उस असेप्टो सिरिंज का आप फोटो भेजेंगे। जो स्टूडेंट जेन्युइनली क्लासेस को अटेंड कर रहा है, कृपया रिक्वेस्ट है कि आप इन सीरीज के इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप ग्रुप में पुट कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट समझ लेते हैं इस टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट के बारे में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। इस मॉन्टॉक्स टेस्ट के अंदर आप कौन सा एजेंट देते हो, क्या देते हो? तो आपको आंसर लिखना होगा पीपीडी। पीपीडी का मतलब क्या है? प्यूरिफाइड। ओके, प्यूरिफाइड प्रोटीन्स डेरिवेटिव प्यूरिफाइड प्रोटीन्स डेरिवेटिव। ओके, इसके अंदर नीडल कौन सी यूज की जाती है? तो नीडल यूज की जाती है 27 गॉज की। और लेंथ कितनी होती है नीडल की? नीडल की अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है हाफ इंच वाली नीडल हम यूज करते हैं। ओके, क्लियर है? ये सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट के बारे में। मॉन्टॉक्स टेस्ट में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नाउ इंटरप्रिटेशन के बारे में और क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन बनता है इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सब लोग, इंटरप्रिटेशन। जो हमने स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट की है,
इसका इंटरप्रिटेशन करना है। कब करना होता है इंटरप्रिटेशन? तो आपका आंसर होगा आफ्टर 72 आवर्स, मोर देन 72 आवर्स के बाद में। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐसा जो फोर आर्म के ऊपर ऐसा गोला लगाएंगे। यहाँ पे अगर हमने वह क्या बोलते हैं जो पीपीटी दिया है वहां पे ऐसे मार्क करके यहाँ पे डेट और टाइम डालेंगे। क्या डालेंगे? डेट एंड टाइम डालेंगे। ओके, डेट एंड टाइम डाल देंगे। ओके, और 72 आवर्स के बाद हम इसको चेक करेंगे। ओके, नाउ आपका ये जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। ए नंबर करके लिख लेंगे पहला इंटरप्रिटेशन। ओके, अगर यह जो डायमीटर है, अगर यह जो डायमीटर है, ये डायमीटर आपका 5 to 10 है। अगर यह डायमीटर आपका 5 to 10 mm है, 5 to 10 mm है, तो यह हम कहेंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कौन से पेशेंट में पॉजिटिव? अगर पेशेंट विथ HIV या फिर HIV पेशेंट है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जैसे कि ल्यूकेमिया का पेशेंट, HIV का पेशेंट, इन पेशेंट के अंदर अगर इसका डायमीटर, ये जो आपको दिख रहा है, इसका डायमीटर अगर 5 से 10 mm तक है तो पॉजिटिव माना जाएगा। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरा इंटरप्रिटेशन बनता है आपका, अगर यह इसका डायमीटर 10 से 15 mm है, 10 से 15 mm है, तो हम पॉजिटिव मानेंगे कौन से पेशेंट के अंदर? कौन से पेशेंट के अंदर? तो जो पेशेंट हाई रिस्क वाले हैं, हाई रिस्क वाले पेशेंट, जैसे कि कैंसर के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट के अंदर हम 10 से 15 mm अगर इसका डायमीटर है तो हम पॉजिटिव मानेंगे। ओके, नाउ इमिग्रेंट के अंदर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इमिग्रेंट है या फिर फॉरेनर से इनके अंदर भी हम अगर 10 से 15 mm आता है तो हम इनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। हम उनके अंदर इम्यूनिटी इतनी ज्यादा नहीं है। ओके, तो 10 से 15 mm अगर आता है तो हम इनको भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मानते हैं और इनको पॉजिटिव टेस्ट कहते हैं। तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं, अगर चिल्ड्रन है लेस देन 4 ईयर का चिल्ड्रन है, तो हम इसको अगर चिल्ड्रन के अंदर 10 mm से ज्यादा आ जाता है, 10 mm से ज्यादा आ जाता है, तो हम इसको पॉजिटिव कहते हैं। सारे पॉइंट आपको रिमाइंड करने हैं, या देखो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि नॉर्मली कितना mm ज्यादा होने के बाद आपको उसको पॉजिटिव कहना है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कि HIV पेशेंट है तो उसका पीपीडी जो आपका स्किन रिएक्शन का कितना डायमीटर होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता है। अगर इमिग्रेंट है या फॉरेनर है तो उसमें कितना होना चाहिए, अगर 4 साल के नीचे का बच्चा है उसके अंदर कितना होना चाहिए। अब नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मल पर्सन के अंदर आप चेक करोगे तो मोर देन 15 mm अगर है, मोर देन 15 mm है, तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। ओके, नाउ एक टेस्ट की जाती है कम्युनिटी के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टेस्ट की जाती है। उस टेस्ट का नाम है बच्चों, इस टेस्ट का नाम है हिफ टेस्ट। ओके, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिफ टेस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे इसको, हिप टेस्ट, जो कि आपको कम्युनिटी ट्यूबरक्लोसिस के आइडेंटिफिकेशन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट यह की जाती है। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट टेस्ट और जिसका नाम है क्वांटिफेरॉन टेस्ट, क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट। अब ये क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट क्या है? दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन इलाइजा। This test is based on ELISA। ELISA का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट बॉक्स में पुट कर देंगे। ELISA का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में पुट कर देंगे। ओके, नाउ यह टेस्ट कब रीड की जाती है? ओके, क्वांटिफेरॉन टेस्ट आप इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे और इसके अंदर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, ये टेस्ट आपको रीड करना होता है मोर देन 24 आवर्स के बाद।
24 आवर्स के बाद इसको रीड करना है। दिस इज एन अल्टरनेटिव टेस्ट फॉर मॉन्टॉक्स की अल्टरनेटिव टेस्ट यह है। ओके, नाउ मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जहां से आपको DHS DMER एग्जाम में या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एग्जाम के लिए जरूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ओके, लिख लो मैनेजमेंट कैसे करेंगे ट्यूबरकुलोसिस की। तो ट्यूबरकुलोसिस की मैनेजमेंट में सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो हमारी इंडिया के अंदर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम रन किया गया था। कौन से साल में रन किया गया था? 1962। RNTCP इसके बाद चालू हुआ। RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये कब चालू हुआ था? इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। कब चालू हुआ था रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम? ओके, और एक और थेरेपी, इस ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए एक थेरेपी को स्टार्ट किया गया हुआ है, जिस थेरेपी का नाम है डॉट्स थेरेपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इस थेरेपी के अंदर क्या करते हैं? डॉट्स के अंदर हम पेशेंट को कुछ पॉकेट्स देते हैं, मेडिकेशन की पैकेट्स देते हैं, और वह मेडिकेशन हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। डेली पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है। ओके, तो हमारी सामने अगर पेशेंट कंटिन्यूअस 3 महीने के लिए, ओके, 3 महीने के लिए हम इसको 3 मंथ्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं। अगर पेशेंट 3 महीने तक यह मेडिकेशन ले लेता है तो ये आपको और कम्युनिटी को धोखा नहीं पहुंचाता है, उसका स्पुटम कल्चर जो है नेगेटिव आ जाता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस, कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं? 100% एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। तो ड्रग को याद करने के लिए आप लिखो यहां पे PERIS, 5 नाम ड्रग के याद रखने हैं। ओके, P का मतलब है पायराजिनामाइड, E का मतलब है इथाम्ब्यूटोल, ओके, R का मतलब है रिफाम्पिसिन। ये सारे ड्रग पूछे जाते हैं। ओके, नाउ I का मतलब है आइसोनियाजाइड, ओके, और S का मतलब है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, 5 ड्रग है, इन सारे ड्रग के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज पायराजिनामाइड, इनके डोज कितनी देते हैं। सारे ड्रग की पहले डोज पूछी जा सकती है, तो डोज लिख लीजिए। पायराजिनामाइड का डोज होता है 750 mg पर डे। ओके, आपका इथाम्ब्यूटोल का डोज होता है 600 mg पर डे। ओके, रिफाम्पिसिन का होता है 450 mg पर डे। ओके, और आपका आइसोनियाजाइड का होगा 300 mg पर डे, और स्ट्रेप्टोमाइसिन का होगा 0.75 ग्राम पर डे। ओके, सारे डोज आपको पर डे के हिसाब से बताए गए हैं। ओके, अब आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं? आपको पूछा जाता है इनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। ओके, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट सबका लिख लेंगे, सबका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट समझ लेते हैं। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन या तो नाम पूछेंगे, ड्रग पूछेंगे, डोज पूछेंगे, और आपको मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछेंगे। ओके, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पायराजिनामाइड क्या होता है? ओके, पायराजिनामाइड क्या करता है? हमारा यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो एक डिसऑर्डर होती है जिसका नाम है गाउट। क्या कहते हैं उसको? गाउट कहते हैं। ओके, नाउ और एक जो आपका इथाम्ब्यूटोल क्या कॉज करता है? विजुअल डिस्टरबेंस कॉज करता है,
विजुअल डिस्टरबेंस कॉज करता है। ओके, नाउ और एक ड्रग के बारे में समझ लेते हैं। रिफाम्पिसिन क्या करता है, इंपॉर्टेंट है। रिफाम्पिसिन के बारे में कई सारी एग्जाम में पूछा गया है। रिफाम्पिसिन हमारा ऑरेंज कलर का यूरिन क्रिएट करता है। ओके, ऑरेंज कलर का यूरिन को क्रिएट करता है। नेक्स्ट, ये आपका आइसोनियाजाइड क्या करता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस क्रिएट करता है। पेरिफेरल न्यूराइटिस को कॉज करता है। ओके, अब इस पेरिफेरल न्यूराइटिस को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस को ट्रीट करने के लिए विटामिन B6 का इंजेक्शन देते हैं। कितना देते हैं तो 25 टू 50 mg पर डे हम इसको देते हैं, इंजेक्शन या फिर टैबलेट फॉर्म में भी हम इसको देते हैं। ओके, नाउ स्ट्रेप्टोमाइसिन इट इज एन ओटोटॉक्सिक ड्रग है जिसके अंदर हियरिंग लॉस हो सकता है। ओके, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए। नाउ नेक्स्ट समझ लेते हैं कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, ओके, या फिर कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की कैटेगरी क्या क्या है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट की कैटेगरी हो सकती है। ओके, देखिए ये जो ट्यूबरकुलोसिस है इसके अंदर दो कलर के बॉक्स आते हैं। जो मेडिकेशन आती है ये 2 कलर के बॉक्स में आती है। एक तो आता है आपका रेड कलर का बॉक्स, दूसरा आता है ब्लू कलर का बॉक्स। ओके, एक होता है आपका रेड बॉक्स और दूसरा है ब्लू बॉक्स। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ है। ओके, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ओके, अब ये जो रेड बॉक्स के अंदर जो दवाई होती है, जो रेड बॉक्स के अंदर दवाई आती है, ये दवाई कौन से पेशेंट में देते हैं, जो न्यू पेशेंट है, जो कि न्यूली डायग्नोस हुए हैं ट्यूबरकुलोसिस से। ओके, नाउ ये इसके अंदर 2 फेजेस के अंदर यह दवाई दी जाती है। 2 फेजेस के अंदर दवाई दी जाती है 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए ये दवाई दी जाती है। तो ये 2 फेजेस अलग अलग प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। 2 फेजेस अलग अलग प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, कैसे समझ लेते हैं। नाउ एक होता है आपका इंटेंसिफिकेशन फेज। ओके, पहला फेज है इंटेंसिफिकेशन फेज, और दूसरा फेज है आपका कंटिन्यूएशन फेज। नाउ समझ लेते हैं व्हाट इज दिस इंटेंसिफिकेशन फेज। इंटेंसिफिकेशन फेज के अंदर हम IRZE 4 प्रकार के ड्रग देते हैं। ओके, 4 प्रकार के ड्रग देते हैं 3 बार 2 महीने के लिए, हफ्ते में 3 बार 2 महीने के लिए। IRZE आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और आपका इथाम्ब्यूटोल एंड पायराजिनामाइड। ओके, 4 प्रकार के ड्रग, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल। ओके, 4 प्रकार के ड्रग हफ्ते में 3 बार 2 महीने के लिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक, हफ्ते में 3 बार 2 महीने के लिए। ओके, नाउ समझ लेते हैं, ये हो गया आपका इंटेंसिफिकेशन फेज में। अब रहे कितने गए, अगर 6 - 2 किया तो 4 महीने बच गए। ओके, तो 4 महीने हमारी कंटिन्यूएशन फेज के अंदर कौन से ड्रग देते हैं हम, ड्रग का नाम लिख लीजिए, I और R, आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन।
ओके, कितने टाइम में देते हैं? हफ्ते में 3 बार 4 महीने के लिए, 6 महीने की आपकी ट्रीटमेंट क्लियर हो गई। ओके, क्लियर है? ओके, ये हो गया आपका जो है रेड बॉक्स की ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी। ओके, अब समझ लेते हैं ब्लू बॉक्स के बारे में। ओके, ब्लू बॉक्स के बारे में, ब्लू बॉक्स के अंदर भी आपको 2 प्रकार के फेजेस में यह दवाई देनी होती है। ओके, ब्लू बॉक्स के अंदर भी आप 2 प्रकार से दवाई देंगे। सेम है आपकी इंटेंसिफिकेशन फेज। पहला फेज है इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन फेज, और दूसरा फेज है आपका कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन फेज, कंटिन्यूएशन फेज। ओके, अब ये दोनों फेज के बारे में सेम आपको कौन सी दवाई कौन से फेज में देनी है। ओके, ये जो है ये आपको जो दवाई है ये आपको देनी है IRZE, IRZE जो कि शायद लगभग सेम है, हफ्ते में 3 बार 3 महीने के लिए। पहले हमने 2 महीने के लिए दिया था, अब 3 महीने के लिए। ये जो ब्लू बॉक्स की ट्रीटमेंट है, ब्लू बॉक्स की जो ट्रीटमेंट है टोटल 8 महीने तक चलेगी। कितने महीने तक? 8 मंथ तक। ओके, 8 मंथ तक चलेगी। ओके, रेड बॉक्स की ट्रीटमेंट कितने महीने तक? 6 महीने तक। ओके, नाउ IRZE आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल हफ्ते में 3 बार और 3 हफ्ते के 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। ओके, नाउ कंटिन्यूएशन फेज के अंदर, कंटिन्यूएशन फेज के अंदर कौन सी देते हैं? आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल। ओके, 3 ड्रग हफ्ते में 3 बार और आपको 5 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। ओके, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ओके, नाउ पेशेंट जो कि कैरियर है, जो पेशेंट कैरियर है, ओके, कैरियर के लिए ट्रीटमेंट क्या होगी? फॉर कैरियर ट्रीटमेंट क्या होगी? किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिए। ओके, कैरियर के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड का ड्रग दिया जाता है। कितना देते हैं? ओके, कितना देते हैं? हमने ट्रीटमेंट के अंदर आइसोनियाजाइड कितना देते हैं? 300 mg, 300 mg पर डे, 300 mg पर डे, और जो कि आपका 9 to 12 मंथ्स के लिए दिया जाता है, 9 to 12 मंथ्स के लिए दिया जाता है। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस क्लास, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो इसके अंदर आपका इनपुट चाहिए, इस पॉइंट के अंदर आपका इनपुट चाहिए। क्या क्या मैनेजमेंट करोगे अगर पेशेंट एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का है। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज अ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स मैंने बहुत सारी हॉस्पिटल्स के अंदर एक कॉमन मिस्टेक देखी है। ओके, एक एज अ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स मैंने देखा है कि जो पेशेंट एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का भी नहीं है, ओनली पेशेंट के अंदर पॉट स्पाइन है या फिर एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस है, तो वो भी पेशेंट निगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम में क्यों रखा जाता है? ये क्वेश्चन मैं बार बार करता हूं नर्सेस को। ओके, एज अ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स मैंने ये पाया है कि ट्यूबरक्लोसिस है, इसका मतलब पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है, लेकिन कौन से पेशेंट को आप आइसोलेशन दोगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट करके सब लोग लिख लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। आइसोलेशन में वही पेशेंट जाएगा जिस पेशेंट के अंदर एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होगा, एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होगा, एक्टिव जिसके सैंपल में ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया पाया गया और उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। अगर पेशेंट को पॉट स्पाइन है, नहीं आइसोलेट की जरूरत। अगर पेशेंट को एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस है, पेशेंट को आइसोलेशन की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब आइसोलेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एज अ नर्स हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेशेंट को आइसोलेशन में रखना। कौन से आइसोलेशन?
आइसोलेशन के लिए रूम कौन सी होनी चाहिए? तो आपका होगा निगेटिव प्रेशर रूम, निगेटिव प्रेशर रूम। ओके, एक होती है पॉजिटिव प्रेशर रूम। पॉजिटिव प्रेशर रूम आपने हॉस्पिटल के अंदर कहां पे देखी है? कहां पे पॉजिटिव प्रेशर रूम आपने हॉस्पिटल के अंदर देखी है? आपने पॉजिटिव प्रेशर रूम ओटी के अंदर, ओटी इज द पॉजिटिव प्रेशर रूम। और जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उन पेशेंट को हम पॉजिटिव प्रेशर रूम के अंदर आइसोलेट करते हैं। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव प्रेशर किसे कहते हैं? तो पहली बात समझ लीजिए, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? कमेंट कर देंगे, सब लोग कमेंट करेंगे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे ऊपर दबाव कितना है, हमारे ऊपर इस पृथ्वी के अंदर जो हम खड़े हुए हैं तो उसके हमारे ऊपर भी कुछ दबाव बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना है यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कमेंट कर देंगे सब लोग। ओके, अब ये नेगेटिव प्रेशर रूम के अंदर, नेगेटिव प्रेशर रूम के अंदर प्रेशर कितना होता है? प्रेशर कितना होता है? ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा -2 किलो पास्कल, -2 किलो पास्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, ये जो निगेटिव प्रेशर रूम है, ये जो निगेटिव प्रेशर रूम है, इसके अंदर जो एयर है वो कहां से कहां ट्रेवल होती है? ओके, तो आउटर वाली एयर इन आ सकती है, लेकिन इन एयर आउट नहीं जा सकती। ओके, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ओके, मतलब जो बाहर की हवा है निगेटिव प्रेशर रूम के अंदर, वो बाहर की हवा पेशेंट की रूम में आ सकती है, लेकिन पेशेंट के रूम के अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती। दैट इज कॉल्ड एज निगेटिव प्रेशर रूम, जो कि -2 किलो पास्कल पे मेंटेन की जाती है। अब इस निगेटिव प्रेशर रूम के अंदर एयर एक्सचेंज कितना होना चाहिए? एयर एक्सचेंज कितना होना चाहिए? इतनी सारी प्रैक्टिकल बातें आपको अगर कहीं पे देखने को मिलती है तो बताना। ये जो बातें हैं ये बस एनडी के जो स्टार है उनको देखने को मिलेगी, क्योंकि एनडी के स्टार कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, ना ही नॉलेज में ना ही स्किल में। ओके, तो ये हमारी क्वालिटी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओके, ताकि जो एनडी के स्टार होंगे वो हर टाइम चमकने चाहिए, दिन में भी सितारे देखने को मिलने चाहिए। ओके, नाउ एयर एक्सचेंज कितना होगा? 6 एयर पर आवर, 6 एयर का कम से कम एक्सचेंज होना चाहिए 1 घंटे के अंदर। ओके, मतलब क्या है? 1000 स्क्वायर फीट की अगर रूम है तो उस रूम के अंदर जो हवा है 1 घंटे के अंदर यह पूरी हवा चेंज हो जाती है 6 बार में। ओके, नाउ इस 6 एयर एक्सचेंज के लिए आपके पास एक हेपा फिल्टर नाम से एक इक्विपमेंट है, हेपा फिल्टर कहते हैं, हाई एनर्जी इफिशियंसी पार्टिकुलेट, हाई एनर्जी इफिशियंसी पार्टिकुलेट। यह जो हेपा फिल्टर जो है, यह हेपा फिल्टर क्या करता है? जो एयर रूम के अंदर है, जो एयर रूम के अंदर है, उस एयर के अंदर अगर 0.1 mm का भी अगर पार्टिकल है तो उसको भी बाहर फेंक देता है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ हेपा फिल्टर। दैट इज व्हाई पेशेंट विल नेवर गेट द इन्फेक्शन। ओके, नाउ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो टेम्परेचर अगर आपको पूछा जाए तो 21 प्लस माइनस 3 इतना इस रूम के अंदर टेम्परेचर होना चाहिए। यह सारी बातें हो गई आपकी नेगेटिव प्रेशर रूम के लिए। अब पॉजिटिव प्रेशर रूम के बारे में समझ लेते हैं। पॉजिटिव प्रेशर रूम कहां पे होती है? एक तो ओटी के अंदर क्या है? ओटी के अंदर की हवा बाहर जा सकती है, लेकिन एज हमने पेशेंट को ओपन किया है, पेशेंट की स्किन को ओपन किया है,
तो इसका मतलब पेशेंट के अंदर एनवायरमेंटल बैक्टीरिया नहीं जाए। इसके लिए हम ध्यान रखते हैं कि ओटी के अंदर प्लस प्रेशर होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए। कितना होना चाहिए पॉजिटिव? तो +2 किलो पास्कल, +2 किलो पास्कल। ये आपका एक एमसीक्यू बनता है। यह कौन से पेशेंट को? जिस पेशेंट की सर्जरी करनी है, जिस पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, ये दोनों पेशेंट को आपको पॉजिटिव प्रेशर रूम देखने को मिलता है। इस रूम के अंदर अगर आपको एयर एक्सचेंज पूछा जाए, एयर एक्सचेंज अगर आपको पूछा जाए तो अगर ओटी है तो आपको 16 एयर एक्सचेंज करनी है पर आवर, 16 एयर एक्सचेंज करनी है पर आवर, जिसके अंदर जो 4 एयर एक्सचेंज होगी वो फ्रेश एयर होगी, वो फ्रेश एयर होगा। ओके, ओटी के अंदर भी आपको हेपा फिल्टर देखने को मिलते हैं, ओटी के अंदर भी आपको हेपा फिल्टर देखने को मिलते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। ओके, ये ओटी का टेबल है। फॉर एग्जांपल ये ओटी का टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये आपका पेशेंट है, ये आपका पेशेंट है। ओके, अब ये जो है ये आपकी सारी ओटी है। फॉर एग्जांपल ये सारी आपकी ओटी है। तो हेपा फिल्टर कहाँ है? एक यहाँ पे होगा हेपा फिल्टर, एक होगा यहाँ पे, 2 ऊपर होंगे, 2 नीचे होंगे, 2 नीचे की साइड होंगे, ओटी की नीचे की साइड पे। ओके, तो क्या होगा? ये हेपा फिल्टर क्या करते हैं? एक्चुअली एक हेपा फिल्टर आपको पेशेंट के ऊपर भी होता है, एक पेशेंट के ऊपर भी होता है। तो यहां से आपकी एयर जो है, फ्रेश एयर यहां से आती है, फ्रेश एयर यहां से आती है और यहां से वापस चली जाती है। ओके, कहां से आती है? ऊपर से फ्रेश एयर आती है, फिल्टर्ड एयर आती है, और यहां से जो इम्प्रॉपर एयर है, जो इन्फेक्टेड एयर है, ये यहां से नीचे से खींचा जाता है। ओके, अब देखिए आइडियली ओटी के अंदर एक हेपा फिल्टर ऊपर रखा होता है। ओके, तो यह हेपा फिल्टर क्या करता है? अब हमने पेशेंट का एब्डोमेन ओपन कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने अगर पेशेंट का एब्डोमेन यहाँ पे ओपन कर रखा है, ओके, यहाँ पे पेशेंट का एब्डोमेन ओपन कर रखा है, तो ये हेपा फिल्टर क्या करता है? सारी जो एयर है इसको ऐसे ट्रेवल कराएगा, ऐसे ट्रेवल कराएगा ताकि कोई भी एयर, कोई भी पार्टिकल पेशेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए। ओके, और जैसे ही ये एयर यहाँ पे आएगी, यहाँ से खींच के नीचे चली जाएगी। ओके, तो ये है आपका प्रिंसिपल फॉर हेपा फिल्टर। कहां पे लगाना चाहिए, कितने हेपा फिल्टर होते हैं, कितना एयर एक्सचेंज होना चाहिए। ओके, नाउ यहां तक क्लियर है। ओके, नाउ अब हमारी पॉइंट पे आ जाते हैं। ओके, पेशेंट अगर एज ए नर्स, अगर पेशेंट आपके पास ट्यूबरक्यूलोसिस का है तो इस पेशेंट के अंदर कौन सी डाइट देंगे, कौन सी डाइट देंगे अगर पेशेंट ट्यूबरक्यूलोसिस का है? ट्यूबरक्यूलोसिस का अगर आपके पास पेशेंट है तो अगर आपको डाइट के बारे में पूछा जाता है तो आप लिखोगे हाई प्रोटीन, कैलोरी, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देनी है। हाई प्रोटीन हाई कैलोरी और आपको देनी है विटामिन सी रिच डाइट, विटामिन सी रिच डाइट देनी है। ओके, नाउ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। ओके, जब भी आप कंफर्म एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट को जब भी ट्रांसफर करते हो तो इस पेशेंट को ट्रांसफर करने से पहले जिस डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफर करवाते हो उस डिपार्टमेंट में एक बार इन्फॉर्म करना आपकी एज ए नर्स जिम्मेदारी बनती है। ओके, ये सारे पॉइंट आपको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में बताया है। जितनी सारी डिसऑर्डर कवर की है, सारी डिसऑर्डर के बारे में आपको एक एक क्वेश्चन
जरूर देखने को मिलेगा। तो क्लास को अच्छे से देखने के लिए धन्यवाद। जितने सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला है, सारे कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए, तभी मैं समझूंगा कि मेरे स्टूडेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, और ऐसी ही क्लासेस देखते रहने के लिए क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।